कहानी शुरू होती है एक अनाम नायक के साथ, जिसे हम नैरेटर के नाम से जानते हैं। वह एक बड़ी कार कंपनी में काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी बेहद खाली और उबाऊ है। उसका जीवन केवल ऑफिस, हवाई यात्राओं और अपने अपार्टमेंट में महंगे फर्नीचर खरीदने तक सीमित है। इस सब के बावजूद उसे नींद नहीं आती। अनिद्रा से जूझते हुए वह डॉक्टर से मदद मांगता है। डॉक्टर उसकी समस्या को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि वह दर्द का असली मतलब समझना चाहता है तो कैंसर पीड़ितों के एक सपोर्ट ग्रुप में जाए। नैरेटर डॉक्टर की सलाह मानता है और सपोर्ट ग्रुप में जाना शुरू करता है। वहां वह असली दर्द और भावनाओं का अनुभव करता है। इन ग्रुप्स में लोगों के बीच रोना और अपनी भावनाएं व्यक्त करना उसे सुकून देता है और उसकी अनिद्रा ठीक हो जाती है। पर तभी मार्ला सिंगर नाम की एक औरत की एंट्री होती है। मार्ला भी एक धोखेबाज है जो नैरेटर की तरह सपोर्ट ग्रुप्स में जाती है, भले ही उसे उन बीमारियों से कोई लेना देना नहीं है। उसकी मौजूदगी नैरेटर को परेशान करती है क्योंकि वह उसे याद दिलाती है कि वह खुद भी धोखेबाज है। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता होता है कि वे अलग अलग ग्रुप्स में जाएंगे ताकि एक दूसरे को ना देखना पड़े। नैरेटर की जिंदगी बदल जाती है जब वह टाइलर डर्डन से मिलता है। टाइलर एक रहस्यमयी और करिश्माई व्यक्ति है जो साबुन बनाता है और समाज की सभी परंपराओं और नियमों को चुनौती देता है। दोनों की मुलाकात एक फ्लाइट में होती है और टाइलर की बातों से नैरेटर प्रभावित हो जाता है। कुछ ही समय बाद नैरेटर के अपार्टमेंट में अचानक विस्फोट हो जाता है और वह बेघर हो जाता है। अपनी निराशा में वह टाइलर को कॉल करता है और टाइलर उसे एक बार में मिलने के लिए बुलाता है। फाइट क्लब की शुरुआत यहीं से होती है। बार के बाहर टाइलर एक असामान्य प्रस्ताव रखता है। वह नैरेटर से लड़ने के लिए कहता है। शुरुआत में यह अजीब लगता है, लेकिन जल्द ही दोनों एक दूसरे को मुक्के मारते हैं और इसे अप्रत्याशित रूप से आनंददायक पाते हैं। यह अनुभव उन्हें एक नई तरह की आजादी और सुकून का एहसास कराता है। इसके बाद वे फाइट क्लब की नींव रखते हैं, एक गुप्त क्लब जहां लोग अपने भीतर की कुंठा और गुस्सा निकालने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। फाइट क्लब के नियम टाइलर डर्डन के मुताबिक फाइट क्लब के कुछ सख्त नियम हैं। 1. पहला नियम, फाइट क्लब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। 2. दूसरा नियम, अगर कोई टैप आउट करता है, बेहोश हो जाता है या रुक जाओ चिल्लाता है तो लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती है। 3. तीसरा नियम, केवल 2 लोग लड़ सकते हैं। 4. चौथा नियम, एक समय पर केवल एक ही लड़ाई होगी। फाइट क्लब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। इसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जुड़ते हैं, वेटर्स, ऑफिस वर्कर्स और यहां तक कि पुलिस ऑफिसर्स। लड़ाई इन लोगों के लिए एक तरह का मानसिक और भावनात्मक राहत देने वाला जरिया बन जाती है। लेकिन यह सब केवल शुरुआत है। इसी बीच नैरेटर को पता चलता है कि टाइलर और मार्ला के बीच कुछ चल रहा है। टाइलर और मार्ला की मुलाकातें और उनके बीच का रिश्ता नैरेटर को असहज कर देता है। वह खुद भी मार्ला की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उसका व्यवहार विरोधाभासी है। वह उसे पसंद करता है, लेकिन उससे दूरी भी बनाकर रखना चाहता है। टाइलर केवल फाइट क्लब तक सीमित नहीं रहता। वह नैरेटर को समाज के बनाए नियमों और उपभोक्तावादी जीवन शैली से दूर होने की सीख देता है। वह कहता है, तुम्हारे पास जो चीजें हैं वे तुम्हें कंट्रोल करती हैं। टाइलर का यह नजरिया नैरेटर की सोच को पूरी तरह बदल देता है। कहानी इस मोड़ पर और गहरी और पेचीदा हो जाती है जब फाइट क्लब केवल लड़ाई तक सीमित नहीं रहता। टाइलर इसे एक बड़े आंदोलन में बदलने की योजना बनाता है, एक ऐसा आंदोलन जो समाज की बुनियाद को हिला दे। जब फाइट क्लब एक गुप्त समूह से बढ़कर एक खतरनाक आंदोलन बनने की कगार पर होता है, नैरेटर और टाइलर के बीच का रिश्ता भी गहराता है, लेकिन इसमें टेंशन और सवाल बढ़ने लगते हैं। फाइट क्लब अब एक साधारण गुप्त समूह से बदलकर प्रोजेक्ट मेहेम के रूप में सामने आता है। टाइलर डर्डन इस आंदोलन का नेतृत्व करता है जो समाज की स्थापित व्यवस्थाओं और उपभोक्तावादी जीवन शैली को खत्म करने की कोशिश करता है। टाइलर का कहना है, हम सब एक जैसी नौकरियों में फंसे हुए हैं, एक जैसा बेकार जीवन जी रहे हैं। अब बदलाव का वक्त आ गया है। प्रोजेक्ट मेहेम का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लड़ाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज को पूरी तरह से बदलने का होता है। इसमें छोटे छोटे अपराध जैसे कारों की खिड़कियां तोड़ना या इमारतों पर ग्राफिटी करना से शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये काम बड़े अपराधों में बदल जाते हैं, जैसे कंपनियों के सर्वर हैक करना और इमारतों को उड़ाने की योजनाएं बनाना। टाइलर डर्डन ने प्रोजेक्ट मेहेम के लिए कुछ सख्त नियम बनाए जिनका पालन सभी सदस्यों को करना पड़ता है। 1.
सवाल नहीं पूछने का नियम प्रोजेक्ट मेहेम के किसी भी काम या योजना के बारे में कोई सवाल नहीं किया जा सकता। 2. नाम की पहचान नहीं होगी। कोई भी सदस्य अपनी पहचान या प्रोजेक्ट में अपने योगदान का जिक्र नहीं करेगा। 3. कोई व्यक्तिगत हित नहीं। प्रोजेक्ट मेहेम का हर कार्य सामूहिक उद्देश्य के लिए होता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। 4. आदेशों का पालन अनिवार्य है। टाइलर के सभी आदेशों का पालन करना जरूरी है, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। जैसे जैसे प्रोजेक्ट मेहेम का विस्तार होता है, नैरेटर और टाइलर के बीच तनाव बढ़ने लगता है। नैरेटर को टाइलर के उद्देश्यों और तरीकों पर शक होने लगता है। वह देखता है कि टाइलर का उद्देश्य केवल बदलाव लाना नहीं है, बल्कि समाज को पूरी तरह से नष्ट करना है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब नैरेटर को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। टाइलर डर्डन असल में उसका अपना दूसरा व्यक्तित्व है। यह डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसोनर्डर का एक रूप है, जिसमें नैरेटर ने अपने दबे हुए गुस्से और निराशा को टाइलर के रूप में व्यक्त किया था। जब नैरेटर को यह सच्चाई पता चलती है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। टाइलर की योजना शहर के सभी क्रेडिट कार्ड कंपनियों की इमारतों को उड़ाने की होती है। उसका मानना है कि इससे सभी कर्ज मिट जाएंगे और समाज शून्य से शुरुआत करेगा। नैरेटर इस विनाश को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर, जो अब पूरी तरह से नियंत्रण में है, उसे रोक देता है। अंत में नैरेटर टाइलर को हराने का एक तरीका ढूंढता है। वह खुद को गोली मारने का नाटक करता है, जिससे टाइलर का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। मार्ला सिंगर उसकी तरफ आती है। इमारतों में विस्फोट होने लगते हैं और दोनों एक साथ इस विनाशकारी दृश्य को देखते हैं।